हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जिसे हम लोग मानव विकास बोलते हैं, इसके पेपर 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है मार्गदर्शन एवं निर्देशन सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों की इस बार यानी कि कंप्लीट क्लासेस नहीं चल पाई हैं, बट देखिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इन्हीं सब क्वेश्चंस में पे आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए पिछली बार यानी कि पिछली बार से ही आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पिछली बार से ही आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मेरे ही क्लास से क्वेश्चंस फंसते हैं। ठीक है, और बस 2 ही 4 क्वेश्चन है जो कि बाहरी क्वेश्चंस आते हैं और बाकी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके इसी क्लास से ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोग जो लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप सबको मिल सके। ओके, तो चलिए देखेंगे आज हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बनेंगे आज हम लोग देखेंगे अपने सेकेंड पेपर के क्लास में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है, यानी कि जो परामर्श की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक प्रकटीकरण, सेकेंड ऑप्शन है आपका गहन अन्वेषण, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्यवाही के लिए प्रतिबद्धता, फोर्थ ऑप्शन है आपका तालमेल बनाना। ठीक है, तो देखिए जो परामर्श की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, उसका जो सबसे पहला चरण होता है वो आपका प्रारंभिक प्रकटीकरण होता है। ठीक है, कौन होता है प्रारंभिक प्रकटीकरण। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रीवर ने अपनी परिभाषा में किसको केंद्र बिंदु माना है, यानी कि जो ब्रीवर साहब हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी परिभाषा में किसको केंद्र बिंदु माना है। परामर्शदाता को माना है या फिर परामर्श प्रार्थी को माना है। ठीक है, तो देखिए जो आपके या फिर आपका केवल A1 होगा, यानी कि केवल एक ऑप्शन होगा, या चौथे ऑप्शन में दिया है केवल 2। ठीक है, तो देखिए जो ब्रीवर हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी परिभाषा में किसको केंद्र बिंदु माना था। तो देखिए जो ब्रीवर थे, ठीक है, उन्होंने जिसको केंद्र बिंदु माना था अपनी परिभाषा में वो आपका परामर्श प्रार्थी था। ठीक है, बट आप लोग ऑप्शन 2 को क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लोग जो दिया गया है केवल ऑप्शन 2, ठीक है, इसको आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों ही दिया है, बट नीचे आपके दिया है केवल 1 केवल 2, तो आप लोग केवल 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परामर्श प्रार्थी को ब्रीवर ने अपनी परिभाषा में केंद्र बिंदु माना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि रूथ स्ट्रैंग ने परामर्श के क्या उद्देश्य बताए, यानी कि जो रूथ स्ट्रैंग है इन्होंने परामर्श के कौन कौन से उद्देश्य बताए थे। पहला ऑप्शन है आपका आत्म परिचय, सेकेंड ऑप्शन है आपका आत्मबोध और थर्ड ऑप्शन है आपका स्वबोध और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखिए आत्म परिचय को ही आत्मबोध बोला जाता है या फिर स्वबोध बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो रूथ स्ट्रैंग साहब हैं इन्होंने परामर्श के जो उद्देश्य थे उन्होंने क्या बनाया था, यानी कि आत्म परिचय या फिर आत्मबोध या स्वबोध। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श की विशेषताएं बताइए, यानी कि जो कार्ल रोजर्स साहब है इन्होंने परामर्श की कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला यानी कि ऑप्शन है आपका कि परामर्श स्वनिर्देशन पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो देखिए परामर्श होता है, ठीक है, निर्देशन और परामर्श में सबसे बड़ा एक अंतर होता है। ठीक है, कि जो निर्देशन देखिए होता है वो सामूहिक रूप से होता है। ठीक है, लेकिन जो देखिए आपका परामर्श होता है वो आपका सामूहिक रूप में भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी समस्या है आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोगों ने यदि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, ठीक है, और मैं उस कमेंट को पढ़ करके आप लोगों को अगली क्लास के वीडियो में कोई भी चीज़ बता रही हूँ या फिर मैं बोल रही हूँ कि आपका एग्जाम है तो आप इस तरीके से पेपर को करिए ताकि आप लोग
आपका जो पेपर है वो फाइनली अच्छे नंबर से पास हो सके, कोई भी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो इसमें हम जो आप लोगों को देंगे ये आपका एक निर्देशन हो जाएगा, जो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो वीडियो हमारी है वो सब लोग देखेंगे, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर को लिया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर को लेकर के मुझे पर्सनली मैसेज किया है और वहाँ पर मैंने उनको निर्देश यानी कि मैंने उनको मोटिवेट किया थोड़ा सा, ठीक है, उनका काउंसलिंग किया उनके साथ, ठीक है, बातचीत किया, तो वो जो हमारा मैसेज होगा हमारे व्हाट्सएप पर केवल जो व्यक्ति हमसे पूछेगा उसी के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा परामर्श हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम और देते हैं, जैसे कि देखिए आप लोग के एग्जाम होते हैं या फिर कुछ भी, हाँ मान लीजिए एग्जाम ही है, ठीक है, उसमें आप लोगों को दिया गया रहता है कि 2 घंटे में आप लोगों को 75 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब 2 घंटे में आप लोगों को 75 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ये सबके लिए है, ठीक है। अब किस प्रकार से आपको 75 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है, यानी कि आपको पहले जो आ रहा है आप वो किए, ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसके बाद के, जो एकदम नहीं आ रहा है लास्ट में टाइम बचा एकदम नहीं आ रहा है तो आप उसको तुक्का मार के आ जाइए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पोजीशन होता है, तो आप ये खुद से करेंगे, ठीक है, अपने आप से करेंगे, या फिर टीचर से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो आप पर्सनली बुला करके पूछ रहे हैं सर यहाँ पर क्या भरना है, ठीक है, यहाँ पर क्या भरना, आप उनसे एक परामर्श ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पेपर में दिया गया है कि आपको टाइमिंग जो है वो 2 घंटा मिला है, ठीक है, क्वेश्चन आपको 75 करने हैं, तो ये आपको निर्देश दिया गया है और ये सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है, ठीक है, ओनली किसी एक को नहीं दिया गया है बल्कि सभी को दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो निर्देशन होता है इसको समझ लीजिएगा, ये यानी कि इस टाइप पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो परामर्श होता है वो आपका सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक है, संक्षिप्त रूप में होता है, और जो निर्देशन होता है ये आपका विस्तृत रूप से होता है और सामूहिक रूप से होता है, ठीक है। तो देखिए जो परामर्श होता है वो स्व निर्देशन पर आधारित होता है, ठीक है, यानी कि खुद के निर्देशन पर, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति होगा वो आपको स्व यानी कि खुद का निर्देशन देगा, ठीक है, स्वयं से, और वो आपको अगर ठीक लगेगा तो आप मानेंगे, अगर ठीक नहीं लगेगा तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है, परामर्श में। लेकिन जो निर्देश दिया जाता है वो आपको मानना ही मानना पड़ता है, चाहे आप किसी भी एंगल से उसको लीजिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है, यानी कि परामर्श जो है एक व्यावसायिक सेवा, यानी कि आप किसी भी व्यवसाय में किसी भी व्यवसाय को आप चुन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी आपसे बड़े अनुभवशील व्यक्ति होंगे, एक्सपीरियंस वाले, ठीक है, आप उनसे एक परामर्श लेते हैं, ठीक है, अपने व्यावसायिक सेवा को कंप्लीट करने के लिए। तो जो परामर्श होता है वो आपका क्या होता है, एक व्यावसायिक सेवा होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य किसी समस्या से संबंधित वार्ता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो परामर्श होता है, ठीक है, ये दो व्यक्तियों के मध्य किसी भी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी समस्या है, आप लोगों ने मुझसे पूछा है पर्सनली, ठीक है, मैसेज करके आप लोगों ने पर्सनली मुझसे पूछा है, तो मैं और आप, ठीक है, दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में क्या होती है, कोई भी समस्या है उससे संबंधित हम लोग बातचीत करते हैं, यानी कि वार्तालाप करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि संप्रेषण करते हैं, ठीक है, उस चीज को जो यानी कि जो समस्या है आपकी, ठीक है। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही कही गई है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो 4th होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं से परिचित करना तथा अपनी समस्याओं के प्रति संदृष्टि का विकास करना, ठीक है, विकास करना परामर्श का लक्ष्य है। यानी कि किसने कहा है कि जो व्यक्ति है उसको अपनी क्षमताओं से परिचित करना और अपनी समस्याओं के प्रति संदृष्टि का विकास करना परामर्श का लक्ष्य है, ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन है आपका रॉबर्ट वाइट ने, सेकंड ऑप्शन है बॉय और पाइन ने, थर्ड ऑप्शन है कार्ल रोजर्स ने, और फोर्थ ऑप्शन है आपका विलियम कॉटेल ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका, जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बॉय और पाइन ने, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति है उसको अपनी क्षमताओं से परिचित करना तथा अपनी समस्याओं के प्रति संदृष्टि का विकास करना परामर्श का लक्ष्य है, ठीक है। तो बॉय और पाइन ने इस कोटेशन को दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सारे क्वेश्चन आपके देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके 100% श्योर, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, यानी कि 8-10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोगों के फंस सकते हैं, यानी कि जो आज की क्लास में आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि मानव विकास में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, यानी कि जो मानव विकास है, ठीक है,
उसमें निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसको होती है? जिनकी शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है, ठीक है, यानी कि जो पढ़ने में जिनकी जो उपलब्धि होती है, जो लोग कम हासिल कर पाते हैं अपनी उपलब्धियों को, ठीक है, इनको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है जो कक्षा में पाठ्यक्रम के साथ चलने में असमर्थ है, यानी कि टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, बट वो पाठ्यक्रम अपने यानी कि जो भी उसका पाठ्यक्रम है, टीचर उसको लेकर के आगे चला जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि टीचर के साथ चल रहे हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं, ठीक है, उनको भी, यानी कि जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अचानक कम हो, यानी कि कोई बच्चा है पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, अचानक से उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो कम हो जाती है, तब भी वहां पर उसको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट कहे गए हैं, ओके। और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि जो बच्चे कुछ विषय पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तब भी उनको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, या फिर कोई परीक्षा से भयभीत यानी कि डर रहा है, तब भी उनको आप मार्गदर्शित करिए, ठीक है, निर्देशन देने की वहाँ पर आवश्यकता होती है। उत्तम व्यवसाय चुनना चाहते हैं, वहाँ पर भी उनको निर्देशन एवं अ, यानी कि मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आप रहेंगे, आपको हर एक क्षेत्र में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता ही होती ही है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि मैकडीयल, ठीक है, मैकडीयल और सेफिल के अनुसार परामर्श के सिद्धांत बताइए। दो बार हो गया परामर्श के, ठीक है, यानी कि जो मैकडीयल हैं, ठीक है, इनके मैकडीयल और जो सेफिल हैं, ठीक है, इनके अनुसार परामर्श के सिद्धांत और जो उपचार हैं बताना, ठीक है, यानी कि मेन हम लोग यहाँ पर सिद्धांत के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा सिद्धांत है स्वीकार्य का सिद्धांत। देखिए हम थोड़ा सा क्लास लंबा बेशक होगा आप लोगों का, ठीक है, बट जो भी आप लोग के एक्सप्लेनेशन होंगे वो कंप्लीट होंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यदि आप लोगों को मैकडीयल या फिर शेफिल यहाँ पर दे या ना दे, ठीक है, यदि आपसे केवल पूछ देता है परामर्श के सिद्धांत बताइए, तब भी आप इन सभी को बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यानी कि सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे करके समझ लेंगे कि ये है क्या, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपका होता है स्वीकार्य का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि या फिर आप इसको स्वीकार्य सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। यानी कि देखिए जो प्रत्येक प्रार्थी होता है, ठीक है, उसको ये स्वीकारना चाहिए कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कि कुछ कमियां होती हैं, कुछ दोष होते हैं, ठीक है, ये सभी को स्वीकार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ही हैं, ठीक है, आप कोई लोग भी यानी कि ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो आप सबको मैं बोल रही हूँ, ठीक है, देखिए सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो कुछ कमियां, कुछ बुराइयां जरूर होंगी, बट होता क्या है कि अपने आप को अपना कुछ नहीं दिखाई देता है, लोगों को केवल दूसरे का दिखता है, ठीक है, लोग अपना नहीं देखते हैं। यदि लोग अपना देखें, ठीक है, अपने आप में सुधार करें, तो वो भविष्य में एक बहुत ही अच्छे लेवल के नागरिक बनेंगे, ठीक है, और बहुत ही एक अच्छे परामर्शदाता भी वो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी आपकी कमियां हैं उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, जो भी आपके अंतर्गत दोष हैं, ठीक है, और उन दोषों को यानी कि उन दोषों से अवगत भी होना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपके अंतर्गत दोष हैं, ठीक है, उसको आपको दूर करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वह परामर्शक की सहायता लेता है, यानी कि परामर्श की सहायता लेना चाहता है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं हम उसको कैसे दूर करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी वो परामर्श का यानी कि सहायता लेता है। तो स्वीकार का सिद्धांत यही कहता है कि आपके अंतर्गत जो भी कमियां हैं, जो भी दोष हैं, आप उसको स्वीकार करिए कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, ये मेरे में दोष हैं, ठीक है, और इसको यानी कि उपचार करने के लिए मुझे परामर्श का यानी कि परामर्शदाता का सहायता लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका सम्मान का सिद्धांत। सम्मान का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए जो परामर्शक होता है, ठीक है, उसको ये यानी कि चाहिए कि जो प्रार्थी है उसका उसे पूर्ण सम्मान पूर्वक संबोधन करके उसकी जाति, समाज, परिवार, व्यवसाय, ठीक है, इन सभी को सम्मान पूर्वक देखे और उसके संवेगों, विचारों और भाव को महत्व दे। यानी कि देखिए सम्मान का सिद्धांत क्या कहता है कि जो
परामर्श प्रार्थी होता है, ठीक है, और जो परामर्शदाता होता है। तो परामर्शदाता को क्या करना है कि जो परामर्श प्रार्थी है उसको पूर्ण सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहिए, जैसे कि उसकी जो भी उसकी जाति है, परिवार है, ठीक है, जो भी उस समाज से रह रहा है, जो भी उसका व्यवहार है, ठीक है, उसको वो सम्मान पूर्वक देखे और उसके जो भी संवेग हैं, जो भी विचार हैं परामर्श प्रार्थी के, उसके जो भाव हैं, ठीक है, उसको मदद दे, ठीक है, यानी कि किसी को भी असम्मान नहीं बल्कि सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो सम्मान का सिद्धांत आपका यही करता है। तीसरा है आपका अनुमोदन का सिद्धांत। देखिए, अनुमोदन का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि जब आपकी प्रारंभिक अवस्था में जो प्रार्थी होता है वो अपने संबंध में अनेक बातें छिपाता है, ठीक है, या फिर असत्य या फिर अर्ध सत्य वो बोलता है, और वह अपने व्यवहार का, ठीक है, यानी कि जो भी उसका व्यवहार होता है, उसका कार्य या फिर आदत को वो बुरा नहीं समझता। इसीलिए यदि उसे, यानी कि उसके कार्य या फिर व्यवहार या फिर विचार का अनुमोदन मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको आत्मसंतोष मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप लोग इससे क्या समझे, यानी कि जब भी जो परामर्श प्रार्थी होता है, जब कोई भी परामर्शदाता उससे कोई क्वेश्चंस पूछता है तो सबसे पहले क्या होता है कि लोग छुपाते हैं अपनी बातें, ठीक है, असत्य बोलेंगे या फिर आधा सच बोलेंगे, आधा झूठ ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जो भी उनका व्यवहार होता है, ठीक है, उनके जो आदत होता है, ठीक है, उसको वो बुरा नहीं समझता है, इसीलिए उसके जो कार्य होते हैं या फिर व्यवहार होते हैं, उसके विचारों को, ठीक है, अनुमोदन मिल जाता है, जिससे कि उसको आत्मसंतोष मिलता है, ठीक है। तो ये आपका अनुमोदन का सिद्धांत कहता है। चौथा है आपका सम्मान विचार का सिद्धांत, यानी कि सम्मान नहीं, यहाँ पर समान होगा, ठीक है। समान विचार का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रार्थी होता है अपनी एक उसकी विचारधारा होती है, ठीक है, और उसकी सोच और सोच के अनुसार जो उसका व्यवहार होता है उसकी दृष्टि में उचित होता है, ठीक है, और वह अपने विचारों को गलत स्वीकार नहीं करना चाहता है और न उन्हें बदलने के लिए सरलता से तैयार होता है, ठीक है। इसीलिए देखिए, जो कुशल परामर्शक होते हैं, ठीक है, वो अपने प्रार्थी के विचारों की जो सहमति होती है उसको दर्शाते हैं, ठीक है, और ऐसा करने से देखिए ये लगता है कि जो प्रार्थी है, ठीक है, उसको ये लगता है कि उसके विचारों वाला और एक व्यक्ति भी है, ठीक है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोगों के कोई भी विचार हैं, ठीक है, आप लोग देखिए किसी भी क्लास को करते होंगे, किसी भी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके विचार, यानी कि किसी के भी विचार, फॉर एग्जाम्पल यदि हम आप लोग को टीच कर रहे हैं, यानी कि टीचिंग करा रहे हैं, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यदि हमारे विचार, हमारे वर्ड्स, हमारे द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आएगा तभी आप लोग मुझसे पढ़ना चाहेंगे। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग क्लास छोड़ देंगे, किसी और की क्लास देखेंगे, ठीक है, और जिसकी क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी आप लोग उसी की क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। तो समान विचार का ये सिद्धांत कहता है हमारा। पांचवा है अनुकूलता का सिद्धांत। अनुकूलता का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि देखिए, जो परामर्श कार्य होता है, ठीक है, वो प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपसे देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि परामर्श का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो परामर्श का जो कार्य होता है वो आपका प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका तो पहले यहाँ बन गया, ठीक है। और देखिए, ये जो सिद्धांत होता है अनुकूलता का सिद्धांत, इसमें जो प्रार्थी के अधिकार होते हैं, ठीक है, और उसके जो सम्मान होते हैं उसको ध्यान में रख कर ही अनुकूल व्यवहार जो होता है वो परामर्शदाता को करना चाहिए, ठीक है। देखिए, कई जो प्रार्थी होते हैं, ठीक है, उनके स्तर, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक दशा, उनका क्या व्यवसाय है, उनके क्या पद हैं, क्या आय हैं, ठीक है, इन सभी में भिन्नता हो सकती है, लेकिन परामर्शक जो होता है वो सबको समान समझकर समान व्यवहार करे और उसमें यानी कि किसी प्रकार का यह विचार नहीं आने देना चाहिए कि उनमें अनुकूलन, यानी कि अनुकूल व्यवहार नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोग क्लास अटेंड करते होंगे, ठीक है, या फिर पहले की आप लोग अटेंड क्लास किए ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग कभी क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, 12th में, 11th में, किसी भी क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ पर यदि आप लोगों को ऐसा फील हुआ होगा तो फिर हुआ ही होगा कि जैसे कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो कि क्लास में बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, उनको आता बेशक कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बोलने वाले होते हैं कि आगे आगे बोलेंगे और टीचर की नज़र में अच्छा बने रहते हैं, ठीक है। तो टीचर भी क्या करता है कि उनको ज़्यादा महत्व देता है, जो बच्चे बोलते नहीं है, ठीक है, उनको महत्व नहीं देते हैं टीचर, ठीक है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई आदिवासी है व्यक्ति, ठीक है, कोई बहुत ही अच्छे उच्च जाति का है, ठीक है, तो दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आपके अनुकूलता का सिद्धांत कहता है कि सबके यानी कि सभी बच्चों को बच्चों के लिए जो भी उसका व्यवहार है परामर्शदाता का या फिर आपके टीचर्स का, ठीक है, एक प्रकार से आप जो परामर्शदाता होता है उसको आप एक टीचर अपना मान सकती हैं, आइडल मान सकती हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि सबको एक प्रकार, एक समान भाव से देखना चाहिए और सभी को जो उसके व्यवहार है सभी के प्रति एक समान होना चाहिए, ठीक है, अनुकूलता के सिद्धांत में, ठीक है।
और अगला है आपका स्व शिक्षण का सिद्धांत। देखिए जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग होता है, यानी कि स्व शिक्षण का अधिकांश, इसमें क्या होता है, जो परामर्शक होता है, यानी कि जो परामर्शक प्रक्रिया होती है, वो एक प्रकार से परोक्ष रूप से शिक्षण होता है, ठीक है, परोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, आमने सामने, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी परामर्श चाहिए, ठीक है, यदि आप लोगों को किसी भी कॉलेज के सिलसिले में आप लोग को हो सकता है आप लोगों का कोई बैक लग गया है, ठीक है, या फिर कोई भी समस्याएं आ गई हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप टीचर से जाते हैं और आमने सामने बात करते हैं वहां पर, ठीक है, स्व शिक्षण से, यानी कि परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आप लोग मार्गदर्शित करते हैं, ठीक है। और देखिए जो प्रार्थी की समस्या होती है या फिर उसके व्यवहार होते हैं, उसके परिवर्तन के लिए उसे शिक्षित किया जाता है, यानी कि परामर्शदाता के द्वारा शिक्षित किया जाता है, तो ये आपके स्व शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उनको देखिए इसमें आभास भी कराया जाता है कि वह अपने यानी कि अपने आप में सुधार या फिर परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। केवल एक देखिए दृढ़ निश्चय होती है, प्रयास की आवश्यकता है, यानी कि आप कोई भी कार्य के लिए यदि एक दृढ़ निश्चय बना लिए हैं तो आपका जो कार्य है वो सफल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सभी परामर्श के सिद्धांत हैं, ठीक है, केवल, यानी कि 6 सिद्धांत आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मैकडियल और सेफिल के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर लास्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के लिए गए हैं, ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आता है तो काफी अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन है कि परिवार के प्रमुख झगड़े कौन कौन से होते हैं या फिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो देखिए परिवार के वो झगड़े होते हैं जो वरिष्ठ सदस्यों के आपसी झगड़े होते हैं। दूसरा होता है परिवार के बड़ों और छोटों के झगड़े होते हैं, ठीक है। पति पत्नी के झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं। सास बहू के झगड़े तो आप सभी लोग बिल्कुल ही जानती होंगे, ठीक है, काफी लोग यहाँ पर देखिए हाउस वाइफ होंगे, ठीक है, तो सास बहू वाले झगड़े से तो बिल्कुल ही परिचित होंगे, ठीक है। पति पत्नी के भी झगड़े होंगे, यानी कि झगड़े जो होते हैं उससे भी परिचित होंगे। और जो परिवार के छोटे बड़ों के झगड़े होंगे इससे भी आप लोग परिचित होंगे। और जो वरिष्ठ सदस्य यानी कि सदस्यों के जो आपसी झगड़े हैं इनसे भी आप लोग संबंध रखते होंगे, समझते होंगे, ठीक है। और परिवार की जो महिलाओं के झगड़े होते हैं ये तो आप सभी लोग ही जानते होंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके परिवार के प्रमुख रूप से झगड़े हैं, ठीक है। और इसमें देखिए बहुत सारे झगड़े होते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के झगड़े हो गए, माता पुत्री के झगड़े हो गए, ठीक है, परिवार के अन्य संबंधियों के झगड़े हो गए, पास पड़ोसियों के झगड़े हो गए, बच्चों के आपसी झगड़े हो गए, ठीक है। ये सभी झगड़े जो है वो परिवार के प्रमुख झगड़ों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका लास्ट के 6 होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, 1 मिनट पानी पी लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स इन गार्डन्स किसकी पुस्तक है, ठीक है। यानी कि जो मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक इन गार्डन्स पुस्तक है वो किसकी है। पहला ऑप्शन है आपका विलियमसन की, सेकंड ऑप्शन है आपका डार्ले की, थर्ड ऑप्शन है विली तथा एंडू की, और फोर्थ ऑप्शन है कार्ल रोजर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी पुस्तक का नाम दिया गया है कि मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स इन गार्डन्स किसकी पुस्तक है, तो ये आपका जो पुस्तक है फ्रेंड्स ये आपके विली तथा एंडो की है। हो सकता है मैं ओल्ड क्लासेस में ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराई हुई हैं, बट देखिए मैंने न्यू क्वेश्चंस तैयार किया है, ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को ये कुछ सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। रिसर्च करके मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। मैं बैक जो भी पिछला पढ़ाई रहती हूँ, ठीक है, वो मैं कॉपी नहीं करती, ठीक है, हमेशा आप लोगों के लिए न्यू ही कोई भी मैं क्लास कराती हूँ, हमेशा न्यू क्वेश्चन तैयार करती हूँ, फिर मैं यानी कि क्लास लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए सभी लोग, यानी कि एक लोग अपने 2 दोस्तों को शेयर करेंगे, कितने लोगों को, 2, ठीक है, सभी लोग। चलिए फटाफट से सब लोग शेयर करिए, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप सभी लोग शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि परामर्श प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, यानी कि जो परामर्श प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका निर्देशात्मक परामर्श, सेकेंड ऑप्शन है आपका अनिर्देशात्मक परामर्श, थर्ड ऑप्शन है आपका समन्वयात्मक परामर्श, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो आपके परामर्श प्रक्रिया में तत्व होते हैं आपके 3 तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वयात्मक परामर्श, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए केवल हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है, विली तथा एंडू ने निर्देशीय परामर्श की कौन कौन सी धाराएं मानी है, धाराएं, ठीक है, यानी कि जो विली तथा एंडू हैं उन्होंने निर्देशीय परामर्श की कौन कौन सी धाराएं मानी है। पहला ऑप्शन है आपका, परामर्शदाता अधिक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं ज्ञानी होता है। सेकेंड ऑप्शन है, परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है आपका, परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान अवस्था के माध्यम से उपलब्ध किए जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो विली तथा एंडू हैं, ठीक है, इन्होंने निर्देशीय परामर्श की 3 धाराएं मानी हैं, यानी कि 3 या 4 धाराएं हैं इनकी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर परामर्शदाता जो होता है वो अधिक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं ज्ञानी होता है, ठीक है। परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है और परामर्श के जो उद्देश्य होते हैं वो समस्या समाधान अवस्था के माध्यम से उपलब्ध किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निर्देशात्मक परामर्श से लाभ है, यानी कि जो निर्देशात्मक परामर्श है, ठीक है, उससे कौन कौन से लाभ हैं। पहला ऑप्शन है, समय की बचत होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो निर्देशात्मक आपका परामर्श होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। देखिए जब भी आप यानी कि जो डायरेक्ट किसी से बात करते हैं, ठीक है, आमने सामने बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को होता क्या है कि वहाँ पर आपकी समय की बचत हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए किसी और के माध्यम से, किसी और के माध्यम से किसी बात को आप लोग यानी कि जो भी आपकी समस्या समाधान करेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट यानी कि निर्देशात्मक कर लेते हैं, डायरेक्ट परामर्श के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो समय होती है वो उसमें बचत होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, संपूर्ण परामर्श समस्या केंद्रित होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी आपकी समस्या होती है, ठीक है, यानी सॉरी, जो भी आपकी संपूर्ण परामर्श होता है, यानी कि जो भी आपकी काउंसलिंग होती है वो आपकी समस्या केंद्रित होती है। यदि आपके पास समस्या ना हो तो आप किसी से काउंसलिंग ना करें, यानी कि परामर्श ना करें, ठीक है। जब किसी भी चीज़ के लिए परामर्श ले रहे हैं तो यानी कि आपके पास समस्या है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जो भी आपकी समस्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, परामर्श प्रत्यक्ष और स्पष्ट स्पष्ट दिया जाता है, यानी कि जो परामर्श है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके निर्देशन परामर्श के लाभ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, और निर्देशात्मक परामर्श की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो और निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो देखिए जो अनिर्देशात्मक होता है, यानी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है, इसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला ऑप्शन है, परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध। सेकेंड ऑप्शन है, भावना एवं आवेग पर बल। थर्ड ऑप्शन है, उचित वातावरण। और फोर्थ है आपका, उपर्युक्त सभी, ठीक है। यानी कि देखिए जो आपका और निर्देशात्मक परामर्श होता है, ठीक है, इसकी जो विशेषताएं होती है, सबसे पहला आपका विशेषता होता है कि परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध, यानी कि देखिए जो अनिर्देशीय परामर्श होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो महत्व होता है वो व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है, न कि समस्या या फिर प्रार्थी को, ठीक है। इसमें देखिए जो भी आपकी समस्या है, ठीक है, या फिर प्रार्थी है, इसकी कुछ ही समस्याएं होती है जिसका वह समाधान करना चाहता है, ठीक है। और जो अनिर्देशीय परामर्श होता है, ठीक है, वो ऐसा वातावरण यानी कि पैदा कर देता है कि जो प्रार्थी है उसी वातावरण में अपनी समस्या का समाधान स्वयं तलाश कर लेता है और अपने आप को दूसरे पर निर्भर नहीं यानी कि समझता है, और उनमें हीन भावना पैदा जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका, भावना एवं आवेग पर बल, यानी कि देखिए जो अनिर्देशीय परामर्श होता है इसका संबंध आपके आवेगों से होता है, ठीक है। और अनेक जो आपके प्रतिचार होते हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं, ठीक है, प्रायः यह आपके प्रार्थी की भावनाओं को प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके भावना और आवेग होते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो आपका महत्व होता है, ठीक है, वो आवेगात्मक प्रक्रिया पर ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जो भावना एवं आवेग पर बल होता है, ये आपके आवेगात्मक प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया जाता है, न कि बौद्धिक प्रक्रिया पर, ठीक है। यानी कि जो अनिर्देशात्मक परामर्श होता है वो आपके आवेगात्मक प्रक्रिया पर यानी कि ज्यादातर आपको क्या कराया जाता है, बल दिया जाता है, न कि आपके बौद्धिक प्रक्रिया पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, उचित वातावरण, यानी कि देखिए एक जो आपका अनिर्देशीय परामर्शदाता होता है, ठीक है, वो राय देने वाला नीति शास्त्री या फिर कोई निर्णायक नहीं होता है, ठीक है। उसका काम तो देखिए उचित वातावरण का निर्माण करने का होता है, ठीक है, और प्रार्थी को अधिक से अधिक तथा कम से कम, यानी कि जैसा वह चाहे, ठीक है, वैसा
बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रार्थी जो होता है वो अपनी भावनाओं को चाहे जिस प्रकार व्यक्त कर सकता है, ठीक है, और परामर्शदाता जो है वो तटस्थता पूर्वक सुनता रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपके तीनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, अनिर्देशात्मक परामर्श की सीमाएं बताएं, यानी कि अनिर्देशात्मक परामर्श की कौन कौन से दोष होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपका, संपूर्ण प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो अनिर्देशात्मक परामर्श है, ठीक है, इसमें जो समय होता है वो काफी ज्यादा लगता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि परामर्श प्रक्रिया में कभी कभी प्रार्थी का सहयोग नहीं मिलता, यानी कि जो परामर्श प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, जो प्रार्थी होता है उसका सहयोग नहीं मिलता है परामर्शदाता को। थर्ड पॉइंट है, योजना को क्रियान्वित करने में पीछे हट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये योजना तो बनाते हैं लेकिन जब उसको क्रियान्वित करना होता है, ठीक है, यानी कि उसको जब कंप्लीट करके प्रेजेंट करना होता है तो ये पीछे हट जाते हैं अनिर्देशात्मक परामर्श में। ठीक है, ये तीनों ही और निर्देशात्मक परामर्श की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमाएं हैं। तो यहाँ पर यानी कि सीमाएं का मतलब दोष होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परामर्शदाता के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे आवश्यक गुण हैं। ठीक है, और मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में कोई भी 3 पॉइंट दे देगा और पूछेगा, लास्ट में बोल देगा उपर्युक्त सभी, या फिर 3 पॉइंट्स अलग से दे देगा और लास्ट में कोई एक पॉइंट रहेगा, वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं, आप सभी लोगों को ये जानना जरूरी है, ऑप्शन में चाहे कोई भी ऑप्शन आए। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो परामर्शदाता के आवश्यक गुण होता है, ठीक है, पहला आपका होता है व्यक्तिगत समायोजन। ठीक है, यानी कि देखिए जो प्रार्थी होता है, ठीक है, यानी कि परामर्श प्रार्थी जो होती है, ठीक है, उसकी समस्या और उसके कारणों की वास्तविक यानी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो परामर्शदाता होता है, ठीक है, उसको अनेक व्यक्तियों से मित्रवत संबंध बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और अन्य व्यक्तियों के संबंध जितने मधुर होते हैं, ठीक है, उतनी ही निकटता वहां पर स्थापित हो जाती है। ठीक है, और देखिए जो आपके संबंधित जो भी आपकी समस्या होते हैं उसके बारे में अनेक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, और इसलिए जो परामर्शक होता है उसमें पारस्परिक संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि व्यक्तिगत एडजस्टमेंट यानी कि जो पारस्परिक समायोजन होता है, ठीक है, ये योग्यता परामर्शदाता के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, ठीक है, ये व्यक्तिगत समायोजन था। ठीक है, यानी कि जो आपका यानी कि जो परामर्श होता है वो काफी जटिल और परिश्रम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि परामर्श का काम कैसा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि परामर्श का जो कार्य है वो कैसा होता है। आपसे ऑप्शन में दे देगा जटिल होता है, परिश्रम होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। ठीक है, तो जो परामर्श का काम होता है वो काफी जटिल और परिश्रम का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पारस्परिक संबंध जैसे कि अभी अभी हमने बताया था, जो प्रार्थी होती है उसकी समस्या, उसके कारणों के विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता जो है उसके अनेक व्यक्तियों से मित्रवत संबंध बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और व्यक्तियों से देखिए जितने ही मधुर आपके यानी कि जो संबंध होगा उतने ही क्या होता है कि निकटता स्थापित होती है। ठीक है, तो पारस्परिक संबंध जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक परामर्शदाता के अंतर्गत ये गुण होना चाहिए। नैतिकता यानी कि मोरालिटी जो देखिए परामर्शक होता है वो चरित्र और नैतिक गुण जो होता है उसका वो उच्च कोटि का होना चाहिए। ठीक है, यदि देखिए जब परामर्शक का ही जो आचरण है, ठीक है, चरित्र है, कैरेक्टर है, उच्च नहीं होगा तो जो परामर्श प्रार्थी हैं उस पर वो भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए कोई भी परामर्शक है तो सबसे पहले जो उसका चरित्र है यानी कि जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो उच्च कोटि के होने चाहिए। अगला पॉइंट है आपका नेतृत्व गुण, यानी कि देखिए जो परामर्शदाता होता है, ठीक है, वो समाज में एक विशेष स्थान रखता है अपना। ठीक है, यानी कि लीडरशिप एबिलिटी। ठीक है, नेतृत्व गुण देखिए वो अपने कार्यों के संबंध में अनेक व्यक्तियों से मिलता है। ठीक है, और विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, संस्थानों
इन सभी से सूचनाएं एकत्रित करता है, ठीक है। और यानी कि जो भी आपकी सूचनाएं होती है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक होता है कि वो अपने व्यवहार और गुणों से दूसरों को प्रभावित कर सके और वह विश्वास दिला सके कि संबंधित व्यक्ति की जो समस्या है उसको हल कर सकेगा, ठीक है। इसके लिए देखिए उसमें प्रभाव के गुण प्रमाणित करना चाहिए, ठीक है। समस्या समाधान की योग्यता बनानी चाहिए। संपर्क में जो भी आए हुए व्यक्ति हैं उनके प्रभाव उत्पन्न करने वाले नेता के गुण, यानी कि इनसे भी एक को होने चाहिए, ठीक है, नेतृत्व गुण में। पांचवा पॉइंट है आपका सामाजिक बुद्धि। देखिए सामाजिक बुद्धि क्या होता है, यानी कि जो एक परामर्शदाता होता है वह एक सामाजिक कार्य है, ठीक है। देखिए जो परामर्शक होता है वो सामाजिक कुशलता से समाज में स्थान बनाता है और समाज का विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है, ठीक है। और इसके बदले देखिए यानी कि इसके बदले में उसे जो समाज होता है उसका सहयोग प्राप्त होता है, और जो परामर्श होती है उसकी कार्य की सफलता के लिए सहयोग जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए जो भी सहयोग होता है, ठीक है, ये तभी प्राप्त हो पाता है जब वह अपने सामाजिक कौशलों से उन्हें प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ आपको सामाजिक सहायता कब मिलती है, जब आप समाज के अकॉर्डिंग कोई कार्य करते हैं, ठीक है। लोगों को आप यदि खुश रखेंगे, उनके ज़रूरतों को कंप्लीट करेंगे, आप अपना प्रत्यक्ष प्रभाव आप उन पे यदि डालते हैं, ठीक है, तो लोगों का जो सहयोग होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कर्तव्य निष्ठा। देखिए कर्तव्य निष्ठा क्या होता है, यानी कि जो भी प्रारंभ में जो आपका परामर्शदाता होता है, ठीक है, इसके अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन देखिए धीरे धीरे वह सफल होता जाता है, ठीक है। जो परामर्श होता है देखिए वह एक ऐसा कार्य है जो कि परिणाम उसमें शीघ्र दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि जो यानी कि जो परामर्शदाता के कार्य होते हैं उसमें जो सफलता होते हैं, ठीक है, वो तुरंत नहीं मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे सफल वो हो जाता है। ओके। और परामर्श अभी अभी हमने बताया कि एक ऐसा कार्य है जिसका परिणाम जो होता है वो शीघ्र दिखाई नहीं देता है, और देखिए जो परामर्शदाता होता है उसका धैर्य और प्रेरणा भाव से अपने कार्य में लगे रहने चाहिए। उसकी कर्तव्य निष्ठा उसे अवश्य सफलता दिलाएगी, यानी कि जो भी आपके कार्य हैं आप उस कार्य को करते रहिए, ठीक है। अपने कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखिए, जो भी आपकी सफलता है वो एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके जो 6 पॉइंट है ये सभी आपके एक परामर्शदाता के अंतर्गत होना चाहिए। अभी कई पॉइंट से चलिए समझते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए इतने सारे आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, 14 पॉइंट्स, ठीक है। अभी तो हमने केवल 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। सातवां पॉइंट है आपका समर्पण की भावना। यानी कि देखिए समर्पण की जो भावना होती है, देखिए जो परामर्श होता है, ठीक है, यानी कि परामर्श कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने व्यवसाय में पूर्ण रूप से समर्पण की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए कार्य के समय अनेक कठिनाई और अनेक सफलताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जो आपका धैर्य पूर्वक अपने कार्य हैं, ठीक है, उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, और सुविधाओं असुविधाओं, ठीक है, इन सभी की चिंता किए बिना आपको अपने कार्य में समर्पण की भावना से परामर्शक से कार्य करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रार्थी के प्रति सम्मान की भावना। यानी कि देखिए जो रोजर्स और वैलेन है, ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो परामर्शदाता होता है, ठीक है, यानी कि जो परामर्शदाता होता है उसमें ये गुण होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए जो प्रार्थी होता है वो पूर्ण विश्वास से परामर्शदाता के पास आता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोगों को देखिए मेरे पे भरोसा है, ठीक है, कि मैम जो भी पढ़ाती हैं क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए हम एक परामर्शदाता हो गए और आप लोग हमारे क्या हो जाएंगे, परामर्श प्रार्थी हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत ही उम्मीद से हमसे कहा है, ठीक है, कि मैम आप क्लास कराइए, ठीक है, आपका क्लास अच्छा है, आप जो भी पढ़ाती हैं क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि जो प्रार्थी के प्रति सम्मान की भावना है उसको बनाए रखना होगा, ठीक है, और आप लोगों की जो तैयारी है उसको अच्छे से कंप्लीट, यानी कि 100% श्योर क्वेश्चंस आप लोगों को देने पड़ेंगे जो कि हमारे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो प्रार्थी है उसको भी यानी कि उसको भी लगेगा कि हाँ यस मैम थोड़ा सा हमारे प्रति सम्मान की भावना रख रही हैं, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे द्वारा यदि आपको क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी खुशी की बात होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है, यानी कि देखिए जो प्रार्थी होता है वो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है, ठीक है। जो प्रार्थी होता है वो कौन होता है, समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है। उसे किसी भी प्रकार की मानसिक या फिर सामाजिक कठिनाई होती है, उसकी अपनी कमजोरी भी होती है, और वह क्या होता है अपनी समस्या को समझता है और उसे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन देखिए उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, और इन सीमाओं के कारण वह चाह कर भी अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जो परामर्शदाता है उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए,
एक परामर्शदाता को, ठीक है, यानी कि सेंसिटिव होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका निर्णय लेने का उत्तरदायित्व, ठीक है, ये आपका उत्तरदायित्व रहेगा। यानी कि देखिए जो भी परामर्शक होता है, ठीक है, परामर्शक का जो कार्य होता है वो प्रार्थी की समस्या से संबंधित हलों का सुझाव देना भर होता है, ठीक है, यानी कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो जो भी परामर्शक यानी कि प्रार्थी की जो समस्या है उसके संबंधित हलों का सुझाव देना ही निर्णय लेने का एक दायित्व होता है। अगला पॉइंट है आपका आकर्षक व्यक्तित्व, यानी कि जो परामर्शदाता होता है उसको उसका जो शारीरिक ढांचा होता है, चेहरा होता है, रहन सहन, आदतें, व्यवहार, ये सब क्या होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है दूरदर्शिता, यानी कि जो प्रत्येक समस्या के देखिए एक से अधिक कारण होते हैं, ठीक है, और प्रारंभिक चर्चा में जो प्रार्थी होता है उसकी अपनी न तो समस्या खुलकर वो बता पाता है और न ही उसके कारणों को यानी कि स्पष्ट कर पाता है। तो इस प्रकार देखिए एक कुशल परामर्शदाता जो होता है वो शीघ्र ही उसकी मुख्य समस्या और समस्या के आधार को यानी कि समझ लेता है और इसी आधार पर उसे विस्तार से बातचीत करने का प्रयत्न करता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर यानी कि एक परामर्शदाता में दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। अगला पॉइंट है लचीलापन। लचीलापन में देखिए आपके स्टीफलर, ठीक है, 1 मिनट, स्टीफलर और स्टीवर्ट, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो लचीलापन है उसका गुण परामर्शदाता में होना चाहिए। देखिए जो व्यक्तिगत अंतर और परिस्थितियों का अलग अलग प्रभाव व्यक्ति की कठिनाइयों के कारण होता है, ठीक है, और जो समस्या होती है वो समान हो सकती है परंतु कारण जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है, यानी कि समस्या देखिए सबके एक हो सकते हैं लेकिन जो उसके कारण हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका विभिन्न रुचियाँ, यानी कि जो परामर्शदाता है उसका ज्ञान एवं अनुभव विस्तृत होने चाहिए, ठीक है, यानी कि परामर्शदाता का जो ज्ञान है और जो उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, यानी कि अनुभव है वो थोड़ा सा विस्तृत होना चाहिए। इसके लिए उसकी रुचियों का जो क्षेत्र है वो भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपका पॉइंट है उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी ही आएगा, इसमें से कोई भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और लास्ट में बोले जाएंगे उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए और क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि परामर्शदाता के कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है, यानी कि जो परामर्शदाता होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला ऑप्शन है परामर्शदाता को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप किसी से भी राय मशवरा कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने क्षेत्र से बाहर ना लाएं, ठीक है। यदि आप लोगों को होम साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप एक सोशियोलॉजी के टीचर से नहीं पूछिए, आप एक हिंदी के टीचर से नहीं पूछिए, बल्कि आप लोग केवल एक सोशियोलॉजी के ही टीचर होम साइंस के ही टीचर से पूछिए, तभी आप लोगों को अच्छी नॉलेज वो दे पाएगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कुछ और है, नॉलेज आप किसी और से ले रही हैं तो वहां पर आपको नॉलेज अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रार्थी को समस्या का एक ज्ञान कराना, यानी कि प्रार्थी जो है, ठीक है, उसकी क्या समस्याएं हैं उसकी समस्याओं को उसको ज्ञान कराना, ठीक है, ये परामर्शदाता के कार्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रार्थी के ऊपर कोई समस्या नहीं लादनी चाहिए, यानी कि जो एक परामर्शदाता है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि प्रार्थी के ऊपर आप किसी भी समस्या को लादिए नहीं, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके जो पॉइंट है वो परामर्शदाता के कार्य होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि परामर्शदाता एक माली के समान है और जो 1 मिनट, देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस कहा गया है, ठीक है, कि जो परामर्शदाता है, ठीक है, वो एक माली के समान है जो जमीन को तैयार करता है, ठीक है, किसको तैयार करता है, जमीन को तैयार करता है और वह सब कुछ करता है जिससे प्रत्येक पौधा अच्छे से अच्छे रूप में विकसित हो सके। यानी कि किसने कहा है, यानी कि किसका यह स्टेटमेंट दिया गया है, किसके द्वारा, कि जो परामर्शदाता होता है वह एक माली के समान होता है जो कि जमीन को तैयार करता है और वह सब कुछ करता है जिससे प्रत्येक पौधा अच्छे से अच्छे रूप में विकसित हो सके। पहला ऑप्शन है आपका रूथ स्ट्रेंग, सेकेंड ऑप्शन है आपका कार्ल रोजर्स, थर्ड ऑप्शन है आपका थार्न और फोर्थ ऑप्शन है मैक डेनियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूथ स्ट्रेंग, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि जो परामर्शदाता होता है वह एक माली के समान होता है जो जमीन को तैयार करता है और वह सब कुछ करता है जिससे प्रत्येक पौधा अच्छे से अच्छे रूप में विकसित हो सके। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आप लोगों का कि परामर्श की युक्तियां हैं, यानी कि जो परामर्श है उसकी कौन कौन सी युक्तियां हैं। पहला ऑप्शन है मौन धारण, स्वीकृति, पुनरावृत्ति, स्पष्टीकरण, मान्यता, सामान्य बढ़ावा, विश्लेषण, विवेचना, परित्याग, विश्वास या वायदा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी आपके परामर्श की युक्तियां हैं। मौन धारण, स्वीकृति, पुनरावृत्ति, स्पष्टीकरण, मान्यता, सामान्य बढ़ावा, विश्लेषण, विवेचना, परित्याग, विश्वास या फिर वायदा। ठीक है, तो ये सभी आपके परामर्श की युक्तियां हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका लास्ट का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि परामर्श के कितने प्रकार होते हैं। अब आपको बताना है कि परामर्श के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं या फिर 6 प्रकार होते हैं। तो देखिए जो परामर्श होते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आप लोग को ओल्ड क्लासेस में करा चुके हैं। तो देखिए जो परामर्श के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, इसको हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि परामर्श के कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा। ये आपका देखिए यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत परामर्श, सेकंड ऑप्शन है आपका समूह परामर्श, थर्ड ऑप्शन है आपका शैक्षिक परामर्श, फोर्थ है व्यावसायिक परामर्श और लास्ट के 5th ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए 4 आपके परामर्श होते हैं, ठीक है, यानी कि 4 प्रकार के परामर्श के प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत, समूह यानी कि सामूहिक, शैक्षिक और व्यावसायिक। ठीक है, ये चारों ही आपके परामर्श के मुख्य रूप से यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 5th ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि छात्रों की कौन सी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, यानी कि छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका परिवार में समायोजन की कमी, माता पिता की उपेक्षा, तिरस्कार पूर्ण व्यवहार। ठीक है, यानी कि जिनके परिवार में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की कमी होती है, माता पिता के द्वारा उपेक्षा की जाती है, तिरस्कार पूर्ण व्यवहार किया जाता है बच्चों पर, ठीक है, उनको व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत समस्याएं उनको होती है। ठीक है, और उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक अभाव व चिंता, थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य एवं चारित्रिक समस्याएं, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं होती है, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि परिवार में समायोजन की कमी, माता पिता की उपेक्षा और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार। ठीक है, आर्थिक अभाव, चिंता, स्वास्थ्य एवं चारित्रिक समस्याएं, ये तीनों ही आपके व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं छात्र की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है व्यक्तिगत परामर्श की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्तिगत परामर्श है उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका सूचना संग्रह, सेकंड ऑप्शन है समस्या की पहचान, फोर्थ ऑप्शन है निदान और थर्ड था निदान और फोर्थ था उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो व्यक्तिगत परामर्श की जो विधियां होती है, सबसे पहला सूचना संग्रह, यानी कि आप सभी आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, उसके बाद समस्या क्या है उसकी पहचान करेंगे, फिर उसके बाद आप समस्या का निदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि छात्रों की शैक्षिक समस्याएं हैं, यानी कि जो देखिए अभी अभी आपने पढ़ा छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं, अब आप लोगों से पूछा जा रहा है छात्रों की शैक्षिक समस्याएं कौन कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में समायोजन की समस्या, सेकंड है शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव, थर्ड पॉइंट है अध्यापकों की अध्ययन शैली में समझ न आना और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो छात्रों की शैक्षिक समस्याएं हैं, ये तीनों ही हैं, यानी कि विद्यालय में समायोजन की समस्या, छात्र के प्रति रुचि का अभाव और अध्यापकों की अध्ययन शैली समझ में न आना। ठीक है, ये सभी आपके छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि छात्रों की व्यावसायिक समस्याएं हैं। ठीक है, आप लोगों ने व्यक्तिगत और शैक्षिक, ठीक है,
दोनों ही समस्याएं पढ़ लिए हैं। और अगला पॉइंट है आपका छात्रों की व्यावसायिक समस्याएं। व्यावसायिक समस्याएं क्या है? पहला ऑप्शन है योग्यता अनुसार उपलब्ध साधनों की जानकारी न होना। सेकंड पॉइंट है व्यवसाय अभिवृद्धि का अभाव। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय के अनुकूल योगदान न होना। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो व्यावसायिक समस्याएं होती हैं ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कि योग्यता अनुसार उपलब्ध साधनों की जानकारी न होना, व्यवसाय अभिवृद्धि का अभाव, व्यवसाय के अनुकूल योग्यता न होना। ठीक है, ये सभी आपके छात्रों की व्यावसायिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि छात्रों की अव्यावसायिक समस्याएं हैं, यानी कि छात्रों की अव्यावसायिक समस्याएं कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन है विद्यालय के बाहर चातुर्यपूर्ण कार्य करना। सेकंड ऑप्शन है आपका अवकाश के समय का सदुपयोग। थर्ड पॉइंट है समाज उत्थान के कार्यों में सहयोग देना। और फोर्थ पॉइंट है उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि जो छात्रों की अव्यावसायिक समस्याएं होती हैं, सबसे पहला विद्यालय के यानी कि बाहर चातुर्यपूर्ण कार्य करना, अवकाश के समय का भी अपना उपयोग कर देते हैं और समाज उत्थान के कार्यों में सहयोग देते हैं। कौन? छात्र के अव्यावसायिक जो समस्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि समूह परामर्श के क्या महत्व हैं, यानी कि जो समूह परामर्श हैं, ठीक है, ग्रुप काउंसलिंग, इसका क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है आपका कि समूह के कार्यों में भाग लेने में अपनत्व की भावना बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन है दूसरों से व्यवहार करने का कौशल बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है एक दूसरे से निकटता और स्नेह बढ़ जाता है। और फोर्थ पॉइंट है आपका उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि समूह परामर्श के क्या महत्व होते हैं। सबसे पहला आपका महत्व होता है कि जो समूह कार्य में भाग ले रहे हैं, ठीक है, उनमें अपनत्व की यानी कि अपनेपन की भावना बढ़ जाती है। दूसरा है दूसरे से व्यवहार करने का कौशल, यानी कि दूसरे से किस प्रकार के व्यवहार करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, इस प्रकार के कौशल आपको प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे से निकटता और जो स्नेह होता है वो बढ़ जाता है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि परामर्श के चरण हैं। तो देखिए परामर्श के कौन कौन से चरण होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। सेकंड है पारिवारिक जीवन प्राप्त करना। थर्ड पॉइंट है आपका संवेगात्मक अपरिपक्वता को समझना। और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो परामर्श के चरण होते हैं ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, पारिवारिक जानकारी प्राप्त करना और संवेगात्मक अपरिपक्वता को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि व्यावसायिक परामर्श में परामर्श दिए जाते हैं, यानी कि व्यावसायिक परामर्श में किसको परामर्श दिए जाते हैं, यानी कि किस चीज़ की परामर्श दिया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों को स्वयं की पहचान में सहायता करना, यानी कि देखिए जो व्यावसायिक परामर्श होते हैं उसमें जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनको इस प्रकार परामर्श दिया जाता है कि स्वयं का वो एक ज्ञान कर सकें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है व्यवसाय जगत की जानकारी देना, यानी कि जो भी आपके व्यवसायिक जगत की जानकारी है उसको देना एक परामर्श दाता का कार्य होता है। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय चुनने में सहायता देना, यानी कि आप कोई भी व्यवसाय चुन रहे हैं उसमें आपका एक जो परामर्शदाता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एक यानी कि सहायता करेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि चुने हुए व्यवसायों की प्राप्ति में सहयोग देना, यानी कि जो भी आपके चुने हुए व्यवसाय हैं उसमें सहयोग देना। ठीक है, और लास्ट के पॉइंट है उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर व्यवसायिक परामर्श में परामर्श दिए जाते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका अनुवर्ती सेवा से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि अनुवर्ती सेवा का
क्या अर्थ होता है? अनुवर्ती सेवा यानी कि अनुवर्ती क्या होता है? फॉलो अप यानी कि किसी के पीछे चलना, अनुकरण करना उसका, ठीक है। तो देखिए फॉलो अप सेवा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति के आगे चलना, व्यक्ति के पीछे चलना, व्यक्ति के साथ चलना और फोर्थ है अकेले चलना, ठीक है। तो देखिए जो अनुवर्ती सेवा का अर्थ होता है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, यानी कि व्यक्ति के पीछे चलना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा है कि अनुवर्ती सेवाएं निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र है? यानी कि किसने कहा है कि जो अनुवर्ती सेवाएं हैं वो आपके यानी कि निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र है, ठीक है। ये किसने कहा है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? मायर्स ने, फ्रायर ने, कार्ल रोजर्स ने या फिर पार्कर ने। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका मायर्स ने हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि जो अनुवर्ती सेवाएं हैं वो निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है अनुवर्ती सेवा के कार्य हैं, यानी कि जो अनुवर्ती सेवा यानी कि फंक्शंस ऑफ फॉलो अप, ठीक है। जो अनुवर्ती सेवा के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों का सर्वेक्षण, सेकंड ऑप्शन है आपका भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण, थर्ड पॉइंट है आपका छात्रों के लिए सामूहिक सम्मेलन की व्यवस्था करना और फोर्थ है सहयोगी अध्यापकों का सम्मेलन और फिफ्थ पॉइंट है उपर्युक्त सभी, ठीक है। देखिए जो अनुवर्ती सेवाओं के कार्य होते हैं वो आपका पहला जो दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये चारों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों का सर्वेक्षण करना, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण, छात्रों के लिए सामूहिक सम्मेलन की व्यवस्था करना, सहयोगी अध्यापकों का सम्मेलन, ठीक है। तो ये सभी आपके अनुवर्ती सेवा के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है अनुवर्ती क्रियाओं की रीतियां हैं, यानी कि जो अनुवर्ती क्रियाएं हैं, ठीक है, कार्य करने की, उसकी कौन कौन सी रीतियां हैं? पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, सेकंड है प्रश्नावली, फोर्थ थर्ड है आपका चेक लिस्ट और फोर्थ है लिखित कथन और फिफ्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो अनुवर्ती क्रियाओं की रीतियां होती हैं, ठीक है, वो आपका साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, लिखित कथन, ठीक है, ये सभी आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन एवं परामर्श की सफलता निर्भर करती है, यानी कि जो निर्देशन और परामर्श की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत अध्ययन, सेकंड ऑप्शन है आपका बातचीत, थर्ड ऑप्शन है आपका वातावरण और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो निर्देशन एवं परामर्श की सफलता पर निर्भर करती है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर यानी कि व्यक्ति अध्ययन, बातचीत, वातावरण, ये सभी आपके सफलता पर निर्भर करती है निर्देशन एवं परामर्श के, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं, यानी कि निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में कौन कौन सी आने वाली समस्याएं हैं? पहला ऑप्शन है आपका अध्यापकों पर अत्यधिक भार, सेकंड ऑप्शन है साधनों की कमी, थर्ड ऑप्शन है आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अभाव और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए बिल्कुल सही बात है, निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं, अध्यापकों पर काफी कार्यभार हो गया है, ठीक है, साधनों की कमी है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का वहां पर अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है, ठीक है, यानी कि समस्या को हल करने के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है अपरिपक्व व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन है आपका अनुभवशील व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुभवहीन व्यक्ति और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है अनुभवशील व्यक्तियों की, ठीक है, किसकी? अनुभवशील व्यक्तियों की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
पहला ऑप्शन है निर्देशन की आवश्यकता है व्यक्ति के। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, सेकंड है मानसिक विकास, थर्ड है सर्वांगीण विकास और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो निर्देशन की आवश्यकता होती है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट जो होगा वहीं, सॉरी थर्ड जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन के अधिनियम होते हैं, यानी कि जो निर्देशन के अधिनियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है, विशिष्ट समस्याओं, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो निर्देशन के अधिनियम होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, सामूहिक होते हैं, हमने आपको पहले ही क्वेश्चंस में बता दिया था, जो अंतर वाले में बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है, यानी कि निर्देशन सेवाओं में किसको महत्व दिया जाता है, मानसिक योग्यता को, सामाजिक कौशल को, व्यक्तिगत क्षमता को या फिर उपरोक्त सभी को, ठीक है। तो देखिए निर्देशन सेवाओं में किसको महत्व दिया जाता है, मानसिक योग्यता को, सामाजिक कौशल को और व्यक्तिगत क्षमताओं को, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य है, यानी कि जो शैक्षिक निर्देशन के मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है योग्यताओं का विकास, सेकंड ऑप्शन है आपका अच्छे नंबर लाना, थर्ड पॉइंट है आपका परीक्षा में पास होना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो जो शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य होता है वो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सॉरी योग्यताओं का विकास होगा, ठीक है। यानी कि शैक्षिक निर्देशन का जो मुख्य विकास होता है वो आपका योग्यताओं का विकास होगा, न कि उपरोक्त सभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है, यानी कि सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है छात्र सभाओं से, गृह में, शैक्षिक भ्रमण में और फोर्थ है दृश्य श्रव्य सामग्री में। तो देखिए जो सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव का जो प्रदान किया जाता है, ठीक है, यानी कि वास्तविक जो सत्य है वही क्या है, वास्तविक। तो यहाँ पर देखिए जो वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है वो आपके छात्र सभाओं से प्रदान किया जाता है, ठीक है। यानी कि छात्र में आप सभा करेंगे तो जो बच्चे होंगे वो वास्तविक भ्रमण, सॉरी वास्तविक अनुभव से ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।